हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीटी केमिस्ट्री में। जैसा कि हमारा चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रहा था आपका आवर्त सारणी, तो वहाँ हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे थे। उसी के क्रम में हम आगे चल के अब कुछ और पॉइंट है हम उसे समझते हैं। जैसा कि देखिए, हमने लिखा कि तृतीय आवर्त से लेकर सभी तत्वों में रिक्त डी उपकोष उपस्थित रहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी बात है। अब जैसे समझिए, प्रथम और द्वितीय में डी क्यों नहीं होता। अब देखिए, हमने आपसे बताया था कि n का मान हमेशा l के मान से क्या होता है, अधिक होता है। और आप ऐसे ही समझिए कि जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, प्रथम कोष हुआ, द्वितीय कोष हुआ, तृतीय कोष हुआ, और हमने आपको बताया था जो ये आवर्त होते हैं, क्या होते हैं, आवर्त, वो क्या बताते हैं, कोषों की संख्या। जैसे अगर कोई प्रथम आवर्त का तत्व है तो उसके पास कितने कोष होंगे, एक। और अगर कोई द्वितीय आवर्त का तत्व है तो उसके पास कितने कोष होंगे, दो। और आप जानते हैं कोष उपकोष से मिलकर बनता है, तो जैसे प्रथम उपकोष है उसमें कितने उपकोष होंगे, केवल एक, वो कौन सा होगा, एस होगा। अब द्वितीय उपकोष है, द्वितीय कोष है तो उसमें कितने उपकोष होंगे, तो दो होंगे, जैसा कि आप जानते हैं एस और पी। और तृतीय कोष होगा तो उसमें कितने उपकोष होंगे, तीन, एस, पी और डी। तो देखिए, जो डी उपकोष है ये कहां से आना प्रारंभ कर रहा है, तो कोष नंबर 3। और हमने भी आपको क्या बताया कि जो कोष होता है वही क्या बताता है, आवर्त बताता है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था और समझाया भी था। तो जैसे चतुर्थ है जिसमें कितने उपकोष होंगे, चार, एस, पी, डी और एफ। इसीलिए हमने कहा यहाँ पर कि तृतीय आवर्त से लेकर मतलब तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, सभी में क्या पाए जाएंगे, रिक्त डी उपकोष। आप समझ गए होंगे। अब देखिए, हमने अगली पॉइंट में क्या लिखा है कि प्रत्येक आवर्त का प्रारंभ नए कोष के एस उपकोष तथा अंत उसी कोष के पी उपकोष से होता है। आप सिंपल देखिए, जो हमने आपको आधुनिक आवर्त सारणी आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लीजिएगा। तो वहां आप देखेंगे कि जैसे पहला आवर्त है ना, तो पहला आवर्त का प्रारंभ हम कहां से कर रहे हैं, एस से, और ये खत्म कहां होगा, पी पे। तो बस वही बात हमने लिखी है कि प्रत्येक आवर्त का प्रारंभ नए कोष के एस उपकोष से तथा अंत उसी कोष के पी उपकोष से होता है। अब देखिए, अगली बात हमने क्या बताई, ये देखिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तत्व के बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन केवल, देखिए केवल का मतलब और कोई नहीं, केवल एस और पी उपकोष में जाता है। अब आपको तो इतना याद ही होगा कि भैया बताइए एस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अधिकतम 2, और पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये बताइए, अगर किसी तत्व का बाह्यतम कोष एस और पी में आ रहा है तो उसमें हम अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो भैया अधिक से अधिक यानी इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, तो यहां हम कहेंगे 8। अब हम आपको बता दें, अगर कभी भी आपसे सवाल में पूछे कि बताइए निम्न तत्व के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप इस बात को समझिए या याद रखिए कि भैया बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी 8 से अधिक नहीं हो सकती। अभी हम आपको दिखाएंगे कि बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन को हम कैसे गिनते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं और आपको अब हम आवर्त के हिसाब से बताएंगे कि प्रथम आवर्त को क्या कहते हैं, द्वितीय आवर्त को क्या कहते हैं, तृतीय आवर्त को क्या कहते हैं। ऐसे टोटली आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7, सातों के नाम बताएंगे और कुछ हम पॉइंट बताएंगे, उसे आप जरूर याद रखिए। आप की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी जब आप इन पॉइंटों को याद रखेंगे ना, विश्वास मानिए आपकी स्पीड जरूर बढ़ेगी। चलिए तो अब आगे हम चलते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने आवर्त सारणी आधुनिक बनाई हुई है, ये हम आपको सिखा देंगे जैसे कैसे हमने इसको बनाया, आप भी बनाना सीख लेंगे। अब देखिए, हमने आपको बताया था कि क्षैतिज रेखाओं को हम कहते हैं आवर्त। अब देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं आवर्त के बारे में।
तो अगर आप ध्यान से देखिए जो सारा लिखा हुआ है ना, अगर आप इसे एक बार समझ गए तो आप विश्वास मानिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना केवल और केवल 5 सेकंड का काम होगा। 5 सेकंड में आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देंगे। बस हम जैसे कहते जा रहे हैं आप उसे फॉलो करें। देखिए जैसे जो पहला आवर्त है, तो हमने क्या कहा था आपसे कि किसी भी आवर्त का जो शुरुआत होता है वो किससे होता है, एस से, और खत्म कहाँ पे होता है, पी पे। तो हमने यहाँ पे लिखा, देखिए आप पहले आवर्त में हमने क्या लिखा, 1 है, तो भैया कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 यस, और फिर उसके बाद क्या होना चाहिए था, 1p, लेकिन 1p नहीं होता क्योंकि n का मान हमेशा l के मान से क्या होता है, अधिक होता है। आप पिछले लेक्चर को देखिए, वहां हमने बताया था कि l का मान अगर s है, p है, d है और f है, तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। अब देखिए यहाँ हमने 1p क्यों नहीं लिखा, हम इसे आगे आपको बता देंगे, समझा देंगे। वैसे अभी हम केवल इतना आपको बता दें कि n का मान l के मान से क्या होना चाहिए, अधिक। और आप देखिए तो इस लाइन में केवल कितने तत्व आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन आ रहा है आपका, और एक लास्ट वाला तत्व क्या रहा है आपका, हीलियम। तो इस आवर्त में, पहले आवर्त में टोटल कितने तत्व होते हैं, केवल और केवल 2। देखिए इन सभी में, जैसे इसमें देखिए कितने तत्व हैं, 2। अब आप जैसे दूसरे आवर्त में देखेंगे तो हमने क्या कहा, दूसरे आवर्त का आरंभ कहां से होगा, एस से होगा, और खत्म कहां पे होगा, पी पे होगा। इसलिए हमने सेकेंड आवर्त के नीचे हमने क्या लिखा कि भैया 2s होगा और 2p होगा। अब देखिए आप वैसे ऐसे समझ लीजिए कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 2 8। यहाँ देखिए गिनिए कि 8 तत्व आ रहे हैं, एक तत्व, 2 तत्व, 3 4 5 6 7 और 1 8। और जो लास्ट वाला तत्व है वो कौन सा है, नियॉन, जिसका की परमाणु क्रमांक कितना है, 10। देखिए आप इसे याद करते जाइए, हीलियम का कितना हुआ, 2, नियॉन का कितना हुआ, 10। अभी हम बताएंगे आपको, एक ट्रिक बताएंगे। अब उसके बाद आप देखिए जैसे तीसरा आवर्त स्टार्ट हुआ, तो देखिए तीसरे आवर्त का आरंभ कहां से हुआ, 3s से। क्या d आ रहा है इस लाइन में, नहीं आ रहा है, तो हमने क्या लिखा, 3s, और 3s के बाद सीधा क्या आ रहा है, p के तत्व, यानी हमने क्या लिखा, 3s लिखा और 3p लिखा। देखिए 3d तो होता है लेकिन वो अभी यहां पर नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि तीसरे आवर्त में केवल किसके तत्व आ रहे हैं, s के आ रहे हैं और p के आ रहे हैं। अब देखिए टोटली इसमें गिनिए कितने तत्व हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका लास्ट का तत्व कौन है, आर्गन। अब देखिए जैसा हमने चौथा आवर्त स्टार्ट किया, तो चौथे आवर्त का आरंभ कहां से हुआ, s से, तो हमने लिख दिया भैया 4s से। अब 4s के बाद देखिए पहला वाला क्या आ रहा है, d, और d, पहले वाले d को हम कहते हैं 3d। आगे चल के हम बताएंगे कि इसे कहते हैं 3d श्रेणी, 4d श्रेणी और 5d श्रेणी, आगे हम बताएंगे। अभी केवल आप इतना समझिए कि चौथे आवर्त का स्टार्ट कहां से होगा, 4s, 3d और 4p पे क्या हो जाएगा, खत्म। और टोटल कितने तत्व बने, 2 10 12 6 18 तत्व। और इसका लास्ट वाला आखिरी गैस कौन है, क्रिप्टॉन, जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 36। अब ऐसे पांचवें में क्या आएगा, 5s आएगा, फिर 4d आएगा, फिर 5p आएगा। इसी प्रकार छठे का क्या आएगा, तो भैया छठे का आएगा 6s। अब देखिए 6s के बाद यहां पर d भी आना शुरू हो जाएगा, और हम लिखेंगे, पहले आएगा यहां पे आपका 4f, 5d और 6p, और इसमें कितने तत्व आएंगे, 14 और बढ़ गए, यानी कितने हो गए तत्वों की संख्या, 32। आप गिनिएगा, और आप वैसे गिनेंगे तो आपको 18 ही दिखेगा, क्यों, क्योंकि लेंथेनम के बाद यहां हमने आपको बताया था ना 57 के बाद सीधा 72 आ जाता है, मतलब 72 आ, यानी यहाँ एक क्या है, गैप है, कितने का गैप है, 14 का, और वो उसको हम यहाँ लिखते हैं लेंथेनाइड श्रेणी में हम उसको लिखते हैं। अब देखिए 32 नंबर जेनान के बाद अगला आखिरी गैस कौन आता है, रेडान, मतलब कि छठे आवर्त का लास्ट वाला तत्व कौन होगा आपका, रेडान, जिसका कि जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 86। अब देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे आपसे कोई पूछे प्रथम आवर्त का लास्ट वाला तत्व कौन है, आप कहेंगे हीलियम, और आप हीलियम का कितना याद कर लिए, 2। अब बताइए 2 के बाद कितने तत्व और बढ़ गए, भाई
पहला आवर्त जैसे खत्म हुआ, ये आया, इसके बाद कौन सा अक्रिय गैस आएगा, नियान। लेकिन यहां से यहां आने में हमने कितने तत्व बढ़े, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 के बाद, यानी हीलियम के बाद 8 और हम ऐड करेंगे, तब जाके हम कहां पहुंचेंगे, नियान में। और फिर तो हम क्या करेंगे कि कोई भी तत्व है, अगर आपको ये पता है कि वह किस आवर्त का है और उसके नीचे के आवर्त को अगर आपको पता करना है, तो आप कितना, जैसे प्रथम का है तो प्रथम में अगर आप 8 ऐड कर देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो उसके नीचे वाला तत्व आ जाएगा। अभी अक्रिय गैस को याद रखने के लिए आप हीलियम का कितना याद रखेंगे, 2। अब 2 में 8 जोड़ेंगे, कितना हो गया, 10। अब 10 में फिर से हम 8 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 18। और 18 में हम कितना जोड़ेंगे, 18 तो कितना हो जाएगा, 36। और 36 में हम फिर से 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। अब 54 में हम कितना जोड़ेंगे, 32, तो कितना हो जाएगा, 86। अगर आप ध्यान से देखें तो सभी आवर्तों में सबसे कम तत्व किसमें होता है, प्रथम आवर्त में, इसलिए इसे हम कहते हैं लघुत्तम आवर्त। क्या कहते हैं इसे हम, लघुत्तम आवर्त। अब देखिए उसके बाद तत्वों की संख्या तो बढ़ती है लेकिन उतना नहीं बढ़ती, इसलिए हम इसे कहते हैं लघु, फर्स्ट लघु आवर्त। लघु का मतलब छोटा, लघुत्तम मतलब एकदम छोटा। ये भी देखिए 8 है, ये भी 8 है, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट लघु, इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड लघु आवर्त। अब देखिए थोड़ा क्या हुआ, ये बढ़ा, तो इसे हम कहते हैं दीर्घ। क्या कहते हैं इसे हम, दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा होता है, दीर्घ आवर्त। अब देखिए ये भी 18, ये भी 18, तो इसको हम फर्स्ट दीर्घ कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड दीर्घ आवर्त। उसके बाद देखिए सबसे ज्यादा है ना ये, सबसे ज्यादा, तो इसको हम क्या कहते हैं, दीर्घतम। क्या कहते हैं इसको हम, दीर्घतम आवर्त। उसके बाद जो आवर्त नंबर 7 होता है, इसको हम कहते हैं अपूर्ण आवर्त। क्या कहते हैं इसको हम, अपूर्ण आवर्त। तो ये कुछ बातें हैं, इसमें आपको देखिए याद क्या रखना है कि पहला आवर्त कहाँ खत्म होता है, हीलियम पर, जिसका कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। उसके बाद दूसरा आवर्त कहाँ खत्म होता है, नियान पे, उसका कितना होगा, तो भैया 2 में 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10, यानी 2 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, 18 में 18 जोड़ेंगे 36, 36 में 18। अब देखिए जोड़ क्यों रहे ना, अब जोड़ इसलिए है कि भैया नियान के बाद अगर हमें आर्गन पे आना है तो टोटल कितने तक तो हमको और ऐड करने होंगे, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वही बस हम 8 ऐड कर दे रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको पता है कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए 6 यानी कार्बन किस आवर्त का है, दूसरे आवर्त का है। उसी के नीचे देखिए कौन है, सिलिकॉन है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो हम कहेंगे ये बताइए, अगर हम दूसरे से तीसरे आवर्त में जाते हैं, अगर सेम उसी स्थान पे जा रहे हैं, तो टोटल कितने का गैप आता है, 8 का। तो इस 6 में हम 8 जोड़ देंगे, तो यानी सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है पता है बच्चों, 14 होता है। आप देख लीजिएगा आवर्त सारणी में। अब जैसे कोई बता दे आपको नाइट्रोजन का कितना है, 7 है, तो आप खुद बताइए फास्फोरस का कितना होगा, 8 ऐड कर देंगे, 8 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, सल्फर का कितना होता है भैया, 16 होता है। फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और उसी प्रकार नियॉन का 10 होता है, तो 8 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 18। देखिए इसी संख्या को 2 8 8 18 18 32, इसी को कहते हैं मैजिक नंबर। परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि भैया मैजिक नंबर कौन सा है, तो भैया इसे हम 2 8 8 18 18 32 को हम कहते हैं मैजिक नंबर। मैजिक क्यों है, क्योंकि भैया अगर आपको ऊपर वाला पता है और हमें ये पता है कि किस आवर्त का है, नीचे वाले का पता करना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा मैजिक नंबर क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। जैसे दूसरे का आपको पता है, तीसरे का पता करना है, तो देखिए दूसरे से तीसरे आने में कितने का गैप है भैया, 8 का, तो हम क्या करेंगे, 8 ऐड कर देंगे। अब चलिए हम कुछ आगे आपको और बताते हैं। अब देखिए जैसे पहले कोई हमसे कहता था कि भैया Z बराबर 22 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, तो हम ऐसे लिखते थे 1s, पहले फोन नंबर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, ऐसे लिखते थे।
उसके बाद 22 इलेक्ट्रॉन भरते थे। एस है तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना हुआ, 2 2 4 6, 10 2 12 6 18 2 20, कितना है 22 है, तो यानी बी में हम 10 भर सकते थे, तो यहाँ हम कितना लिखते थे 2। देखिए ये था हमारा पहले का तरीका। अब देखिए अगर हमें पता है कि जेड कितना है 22, तो हम करते क्या हैं, देखते हैं कि भैया 22 किसके बाद आएगा। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, अक्री गैस को देखते हैं। जैसे हीलियम का कितना है 2, तो 2 के बाद क्या 22 आएगा, नहीं, यहाँ 2 के बाद क्या आ रहा है 10, 10 के बाद क्या आ रहा है 18, 18 और 36 के बीच में 22 आएगा ना भाई। 22 कहाँ आएगा, इसके बाद। मतलब ये ऐसी टेक्निक है कि अगर आपको किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आप पहले अक्री गैस लिखिए, उससे पहले का अक्री गैस। जैसे 22 भैया किसके बाद आएगा, किस अक्री गैस के बाद, तो आर्गन के बाद आएगा, तो हम सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्गन। अब आपको पता होना चाहिए, जैसे आपने आर्गन लिख दिया ना, तो मतलब आपने 18 इलेक्ट्रॉन पूरे पूरे भर दिए। अब देखिए आर्गन किस आवर्त का है, तो अभी हमने बताया तीसरे आवर्त का है। मतलब आर्गन के बाद कौन सा आवर्त आएगा, तो भैया चौथा आवर्त आएगा। और हमने कहा था किसी भी आवर्त का आरंभ नए कोष के एस उपकोष से होता है। और हमने वहां पे आपको बताया भी था कि 4s के बाद हम 3d लिखते हैं, उसके बाद 4p लिखते हैं। तो देखिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने थे, 22, 18 आर्गन हो गए, 18 2 20 और 2 22। देखिए हमने कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया। अब आप ऐसे सोचिए, अगर कोई आपको कह दे Z बराबर 13 का अगर आपको लिखना है, तो बताइए 13 किस अक्री गैस के बाद आएगा, 2 10 18, यानी हो ना हो इन दोनों के बीच में ही क्या आएगा 13, 10 और 18 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले का क्या लिखेंगे, अक्री गैस लिखेंगे। और अगर हमने लिख दिया मतलब हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए, जितना उसका क्या है परमाणु क्रमांक 10 है, तो हमने 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब नियॉन दूसरे आवर्त से खत्म हो जाएगा, तो नए कोष का एस उपकोष, फिर उसके बाद 3s लिखते हैं, तो उसके बाद हम क्या लिखते हैं 3p लिखते हैं। 13 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 10 हमने भर दिए, बचे कितने 3 में से s में कितने रखते हैं 2 और p में कितने लिखेंगे हम 1। ये हो गया Z बराबर 13 का क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब जैसे कोई आपसे कह दे Z बराबर, मान लीजिए हमें लिखना है 19 का, किसका लिखना है 19 का। अब देखिए 19 का लिखना है, तो देखिए 19 किसके बाद आएगा, आर्गन के बाद आएगा भाई। तो हम सीधा क्या लिखेंगे, जैसे 19 का लिखना है तो हम सीधा क्या लिखेंगे, अक्री गैस आर्गन। और हमने आर्गन लिख दिया मतलब 18 हमने लिख दिया, यानी तीसरे आवर्त का लास्ट वाला तत्व अगर हमने लिख दिया तो मतलब तीसरा आवर्त खत्म। अब अगला आवर्त कौन सा आएगा, चौथा आएगा, जो कि प्रारंभ कहां से होगा, S से। अब 4s लिखते हैं तो हम 4s 3d 4p लिखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन कितना भरना था हमें 19, 18 हमने भर दिए, बचा कितना 1, तो सीधा लिखेंगे 1। यानी Z बराबर 19 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ रहा है, S उपकोष में। तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एक सरल सा तरीका है, जो कि हम किसकी सहायता से लिखते हैं, अक्री गैस की सहायता से। देखिए अब यहाँ पे हमने एक प्रश्न लिया है जिसमें हमने लिखा है कि 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए प्रश्न में ये भी कह सकता है कि संयोजी कोष में, क्योंकि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि 72 और संयोजी का मतलब एक ही होता है। अब जैसे आपने कह दिया कि परमाणु क्रमांक Z बराबर 12 का बताइए। अब आप ये बताइए कि हमने अभी आपको अक्री गैस बताया था ना कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, जिसमें हीलियम का 2 2 8 10 10 8 18 18 18 36 36 18 54। अब देखिए, अब बताइए आप 12 किसके बाद आएगा, किस अक्री गैस के बाद, तो आपको पता है कि नियॉन के बाद आएगा, तो हमने लिखा नियॉन, यानी हमने 10 तक भर दिया। अब नियॉन दूसरे आवर्त का है, लास्ट वाला तत्व, यानी अगला आवर्त कौन सा होगा, तीसरा 3s 3p। अब देखिए हमको 12 इलेक्ट्रॉन भरने थे, 10 हमने भर दिए, बचे कितने 2, तो यानी हम लास्ट में किसमें भरेंगे अब इलेक्ट्रॉन, S में। S में कितने भरेंगे 2। तो यहाँ देखिए कि भैया नियॉन तक तो पूरा हो गया। उसके बाद देखिए हमने आपको बताया था ना NLX, जिसमें N आपको क्या बताता है, कोष, L क्या बताता है हमें, उपकोष, X हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए यहां पर तो भैया तीसरा आवर्त है तो कितने कोष होंगे,
3 कोष होंगे। और 72 कौन सा कोष होगा? तीसरे नंबर वाला। तो यहाँ तीसरे नंबर वाला कौन है? केवल यही है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? 2। अब जैसे 22 है, तो 22 है तो किसके बाद आएगा? 18 और 36 के बीच में आएगा, यानी हम अक्रिय गैस कौन सा लिखेंगे? आर्गन लिखेंगे, यानी तीसरा आवर्त खत्म, चौथा आवर्त शुरू। 4s 3d 4p। 18 हो गए, 18 2 20, 20 2 22। अब देखिए ये सवाल आपको फंसा सकता है। आप सोचते हैं 72 का मतलब बाहर वाला, और आप 2 बोल के निकल जाएंगे। देखिए 72 कोष का मतलब होता है n का मान। हम देखेंगे कौन सा मान देखेंगे? n से n का मान। अब देखिए 22 किस आवर्त का आएगा? चौथे आवर्त का। तो चौथे आवर्त का मतलब है इसमें कोषों की संख्या कितनी है? 4। और 72 कोष कौन से नंबर वाला होगा? देखिए यहाँ पे आपको 2 नंबर दिख रहे हैं, एक 3 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है। तो आप खुद बताइए, अगर परमाणु है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है, बताइए बाहर कौन सा होगा? तो बाहर मानी बात है कौन सा होगा? 4 नंबर। तो हमें केवल किसको देखना है? 4 नंबर वाले को। और 4 नंबर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो इसका भी आंसर कितना होगा आपका? 2। अब उसी प्रकार चलिए 16 का। 16 है, इसका मतलब किसके बीच आएगा? इसके बीच आएगा। इसके बीच मतलब नियॉन के बाद आएगा। तो नियॉन मतलब दूसरा आवर्त खत्म, तीसरा आवर्त शुरू। अब देखिए तीसरे आवर्त में हम 16 इलेक्ट्रॉन 10 भर दिए, तो 10 2 12 और 12 4 16। अब देखिए यहां n कौन सा है? तो भैया n यहां कौन सा है? 3 नंबर। कौन सा है भैया? 3 नंबर है। और 3 नंबर में चलिए देखिए इसे हम थोड़ा आपको अलग तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 16 लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s। तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरिए। 16 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 2 2 4 6 10, 2 12 12 4 16। अब देखिए हमने सभी में इलेक्ट्रॉन तो भर दिए। अब देखिए यहाँ n क्या है? अब वैसे देखिए अगर आप ऐसे करेंगे तो सीधा आपको पता चल जाएगा कि भैया 16 कब आएगा? तो 16 10 के बाद आएगा, यानी किस आवर्त का है? 16 तीसरे आवर्त का है। तो 72 कोष कौन सा होगा? तीसरे नंबर वाला होगा। देखिए यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। n की वैल्यू 1 है, 2 है और 3 है। आप खुद बताइए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में बाहर कौन होगा? 3 नंबर, यानी 3 नंबर वाला 72 होगा। अब देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो 72 कोष का पूछा है हमसे, उपकोष नहीं पूछा है। तो 72 कोष कौन सा होगा? तो भैया ये भी होगा और ये भी होगा। तो बताइए 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? तो क्योंकि ये दोनों 72 हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 और 2 6। तो यहाँ 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। अब जैसे देखिए ये जो 22 वाला था उसको भी हम ऐसे करके देखिए। एक ट्रिक तो ये है, अगर आप जान गए किस आवर्त का है तो आप समझ गए कि भैया वही नंबर ही उसका कौन सा होगा? 72 कोष। जैसे देखिए 22 वाला अगर हम करें z बराबर 22 का हम कैसे बताएंगे? तो हम क्या लिखेंगे? 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 22 है और 2 22। अब देखिए यहाँ n के कितने मान आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 नंबर आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है, 4 नंबर और 3 नंबर। यानी n की वैल्यू क्या क्या आ रही है? 1 2 3 और 4। अब बताइए कौन सा बाहर होगा? 4। तो आप ढूंढिए 4 नंबर कौन सा है? तो केवल आपको कौन दिखेगा? 4s, जिसमें कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो भैया 2। तो आप कुछ समझ गए होंगे कि 72 कोष का मतलब क्या होता है। जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना नहीं आ रहा है तो कृपया वो लेक्चर नंबर 2 अवश्य देखें, आपको आने लगेगा। अब अगर हम बार बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पढ़ाएंगे तो अपने लेवल में हम कब पहुंचेंगे? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और आगे कुछ अभी हमने आपको आवर्त के बारे में बताया कि आवर्त नंबर 1 को हम लघुत्तम कहते हैं, 2 3 को लघु कहते हैं, 4 5 को हम दीर्घ कहते हैं, 6 को हम दीर्घतम कहते हैं और 7 को हम अपूर्ण आवर्त कहते हैं। तो हमने वर्ग के हिसाब से आवर्त सारणी को पढ़ा, आवर्त के हिसाब से सॉरी। अब हम वर्ग के हिसाब से पढ़ेंगे। टोटल हमने बताया था आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? 18 वर्ग होते हैं। तो उन वर्गों में अब हम आवर्त सारणी को वर्गों के हिसाब से पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एक एक वर्ग को डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीटी केमिस्ट्री में। मैं भारतेंद्र त्रिपाठी आपके लिए इनऑर्गेनिक का अगला लेक्चर लेके आया हूँ।
इससे पहले लेक्चर में हमने आपको आवर्त सारणी के कुछ पॉइंट बताए थे और हमने वहाँ पे आवर्त के आधार पर आवर्त सारणी को पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि प्रथम आवर्त को लघुत्तम, क्योंकि उसमें 2 तत्व होते हैं, उसके बाद 8 यानी लघु लघु आवर्त, फिर उसके बाद 18 जिसे हमने फर्स्ट दीर्घ और सेकंड दीर्घ कहा था। उसके बाद सबसे बड़ा आवर्त था आवर्त नंबर 6, जिसमें टोटल हमने 32 तत्व आपको बताए थे, इसलिए उसको कहा जाता है दीर्घतम आवर्त। और जो 7वां आवर्त है अभी वो पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए उसे हम अधूरा या अपूर्ण आवर्त कहते हैं। उसके बाद चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वर्ग के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को। जैसा कि हमें पता है कि हमारी आवर्त सारणी कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखिए यहाँ थोड़ा जगह नहीं था, नहीं, यहाँ वर्ग नंबर 18 होता है, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन होते हैं, जिसका हमने आपसे कहा था कि आप इसका परमाणु क्रमांक याद रखें, 2, 8, 18, 36, 54। उसके बाद आपका जो है 86, इसको आप याद रखिए। अब देखिए जो वर्ग है, हमने बताया था कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 18, आवर्त कितने होते हैं, 7 आवर्त के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम 18 वर्गों के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम देखते हैं कि प्रथम और द्वितीय वर्ग के ऊपर लिखा हुआ होता है एस खंड। अब आपको हम ये यहाँ पे बताएंगे कि भैया यहाँ पर एस ही क्यों लिखा जाता है और 13 से लेकर 18 के ऊपर पी क्यों लिखा जाता है और वर्ग नंबर 3 से 12 के ऊपर डी क्यों लिखा जाता है। तो देखिए हमने बताया कि वर्ग नंबर 1 व 2 को हम क्या कहते हैं, एस खंड कहते हैं। अब एस खंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझें, अब जैसे इस बात को समझाया, जैसे लिथियम हो गया भैया, तो लिथियम का हमें परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, कितना होता है, 3 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s 2s, तो 3 है, s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 1 इलेक्ट्रॉन और भरेंगे। देखिए हम लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भर रहे हैं, s में, इसलिए लिथियम किस खंड का तत्व है, s। अब जैसे मान लीजिए हम उठाते हैं मैग्नीशियम को, इसका होता है 12। अब देखिए 12 को लिख रहे हैं हम, 1s 2s 2p 3s 3p। अब देखिए इलेक्ट्रॉन भरिए 12, तो s है 2 इलेक्ट्रॉन, s है 2 इलेक्ट्रॉन, p है 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए, 10। लास्ट में हमने जो 2 के 2 इलेक्ट्रॉन थे, यानी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में आया, s में आया, इसीलिए देखिए Mg किसके अंतर्गत आता है, s खंड के अंतर्गत आता है। आप समझ गए होंगे। अब आपको ये भी पता चला गया होगा भैया इन वाले गोले के आदमियों को हम एस ब्लॉक के तत्व या एस खंड के तत्व क्यों कहते हैं। और इसी प्रकार देखिए हमने आपको समझाया कि भैया वर्ग नंबर 13 से लेकर 18 तक। अब आप सोच रहे होंगे मास्टर 1, 2 के बाद आप 3 से 12 क्यों नहीं पढ़ाएं। भैया पढ़ाएंगे, थोड़ा एक क्रम होता है, उसको थोड़ा आगे हम पढ़ाएंगे। अब इनको हम साथ साथ क्यों पढ़ा रहे हैं ये भी अभी हम बताएंगे कि भैया हम साथ साथ क्यों हैं। अब पहले आप देखिए 13 से 18 को हम कहते हैं क्या, पी खंड। अब आप समझ गए होंगे पी खंड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं, पी उपकोष में आते हैं। आप देख रहे हैं किसी भी चीज को समझाने के लिए अधिकतर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सहारा ले रहे हैं। भैया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चीज ही ऐसा है कि जैसे पंडित लोग कुंडलियां बता देते हैं ना, वैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी तत्व की पूरी कुंडली खोल के रख देती है। इसीलिए हमने आपसे कहा है और अब भी आपसे निवेदन है कि आप जाकर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो जरूर देखें, जो लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ाया है। तो अब देखिए जैसे कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। अब 6 है तो चलिए इसको थोड़ा ये लिखिए, कार्बन पी में है ना, देखिए पी में क्यों लिखा गया भाई, बहुत मेहनत करके वैज्ञानिकों ने इस आवर्त सारणी को बनाया, तो उनकी मेहनत को जाया न जाने दिए। आप भी उसी प्रकार से समझिए और समझने का प्रयास करें। अब देखिए इसको हम कैसे देंगे, 1s 2s 2p, इतने में काम हो जाएगा। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4, भरने कितने थे, 6, बचे कितने, 2। अब देखिए लास्ट में हमने कितने इलेक्ट्रॉन भरा, पी उपकोष में, इसलिए कार्बन किस खंड का तत्व है, पी खंड का तत्व है। अब देखिए यहाँ पे एक अपवाद है। अब आप सोचते हैं कि जैसे मास्टर हमको समझ में आता है केमिस्ट्री, वैसे ही आ जाता है अपवाद। अपवाद क्यों आता है तो हम आपको बता दें कि जो केमिस्ट्री होती है ये नेचुरल होती है, सब भगवान का दिया हुआ है। हम अभी क्या कर रहे हैं, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके हम कुछ नियम कानून बता रहे हैं। अब बताइए भगवान के आगे हमारे चलेगी,
भैया हम तो देखकर अध्ययन करके अपना तर्क लगा रहे हैं कि भैया ऐसा होना चाहिए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम कहते हैं कि भैया यहाँ पे क्या आ गया, अपवाद आ गया। अपवाद क्यों आता है? क्योंकि केमिस्ट्री हमारे नियमों पर नहीं चलती, वो बना बनाया है, उसको देखकर हम नियम बनाते हैं। और जो फिजिक्स होता है, अब भैया इंजन ही बताओ, किसी खुदाई में निकला था इंजन तो हम ही ने बनाया है ना, तो हम ही बनाते हैं, तो उसका पूरा गुण कमी गुण दोष सब हमको पता होगा ना। लेकिन केमिस्ट्री ऐसा नहीं है। अब भैया खुदाई के लोहा निकल गया, ऐसे शुरू में आप इतिहास पढ़ेंगे आवर्त सारणी का, तो पहले कम ही तत्व थे, तो कोई द्रव्यमान के हिसाब से बता रहा था आवर्त सारणी, कोई किसी के हिसाब से बता रहा था। जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे सबके नियम फेल होते गए, तब जाके अभी कुछ सटीक बैठा हुआ है कि हम परमाणु क्रमांक अर्थात इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ये आवर्त सारणी आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कल को कोई और वैज्ञानिक आएगा, कोई और नियम बताएगा, जो जितना सटीक होगा हम उसी को मानते हुए चलेंगे। अब देखिए हीलियम के केस में क्या है, हीलियम को हम लिखते कहाँ है, पी ब्लॉक में, और हीलियम का होता कितना है, 2। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कहेंगे भैया इसका तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में आ रहा है, तो इसको तो एस में होना चाहिए, लेकिन है कहाँ, ये पी में है। तो ये वही बात हो गई, हमने तत्वों को बैठा दिया और हमने एक अपने से नियम बताया कि भैया जिसका लास्ट में एस होगा वो एस में होगा, जिसका पी में होगा वो पी में होगा। ले ये आया पी में, नहीं आया तब भी हमने इसको कहाँ रखा, पी में रखा। अब पी में रखने का मतलब क्या है पता है, गुणधर्म के आधार पर हमने आवर्त सारणी को क्या किया, विकसित किया, यानी इसके गुण मिलते होंगे पी वालों से, इसलिए हमने इसको कहाँ रखा, इसमें। और अभी हम आपको बताएंगे कि भैया वर्ग नंबर 18 को हम कहते हैं अक्रिय गैस। वैसे तो अब इसे अक्रिय नहीं कहते, क्यों, क्योंकि इसके कुछ गैस क्रिया कर ले रहे हैं, जैसे जिनान हो गया आपका, ये क्रिया कर लेता है, HCF4 बनाता है, HCF6 बनाता है, ये सब इसके यौगिक हैं, ये बनाता है, ये आगे चल के आपको पी ब्लॉक में पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए आप इसको याद रखिए कि भैया अपवाद है, हीलियम होना चाहिए इसको एस में, लेकिन है ये किस ब्लॉक का तत्व, पी ब्लॉक का। अब देखिए इन तत्वों को हमने साथ साथ क्यों पढ़ा, तो अगली लाइन में हम लिखते हैं कि वर्ग नंबर 1, 2 व 13 से 17, ध्यान दीजिए 18 नहीं 13 से 17 के तत्वों को हम प्रतिनिधि तत्व, सामान्य तत्व, मुख्य वर्ग तत्व कहते हैं। अब ऐसा इसे हम क्यों कहते हैं वो भी आपको हम बताते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया कि इन्हें हम प्रतिनिधि, सामान्य या मुख्य वर्ग के तत्व कहते हैं, क्योंकि प्रतिनिधि तत्व का बाह्यतम कोश अपूर्ण होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने आपसे कहा कि वर्ग नंबर 3 से 12 तक के तत्व को हम क्या कहते हैं, डी खंड के तत्व। डी क्यों कहते हैं, वही बात, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन इस उपकोष में होगा, आपका डी उपकोष में होगा। लेकिन यहाँ एक बात है कि डी खंड के तत्व को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। अब देखिए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ऐसे तत्व या आयन जिनके आंतरिक डी उपकोष कैसे भरे हुए होते हैं, आंशिक भरे हुए होते हैं। अब देखिए आंशिक भरा का मतलब क्या है, आंशिक भरा का मतलब जिसका पूरा भरा न हो उसे ही हम कहते हैं आंशिक भरा। आंशिक भरा मतलब थोड़ा भी खाली हो, मतलब जिसमें भी थोड़ा भी खालीपन हो, थोड़ा हो ज्यादा हो या एकदम ज्यादा हो, मतलब अगर कुछ भी चांस है उस उपकोष के खाली होने का तो उसे हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम Fe, अब देखिए Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे लिखेंगे हम, 26 है, तो 26 18 के बाद आएगा 18 यानी आर्गन, आर्गन यानी खत्म, यानी चौथा 4s, उसके बाद क्या आएगा 3d। 26 है, ये हो गया 18, 18 2 20 6 26। अब देखिए हमने यहाँ आंतरिक क्यों लिखा, क्योंकि देखिए चतुर्थ आवर्त का है, Fe किस आवर्त का है, चौथे आवर्त का है, तो बताइए इसमें कितने कोष होंगे, तो भैया चौथे आवर्त का अगर कोई होता है ना तो उसमें कितने कोष होते हैं, 4। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, तीसरे। अब देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 का क्या होगा, S होगा, 2 में S भी होगा, P भी होगा, 3 में S, P और D भी होगा, 4 का S होगा, P होगा और D होगा। अब देखिए इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला है वो किसमें है, 3D। अब देखिए 3D कहाँ है, बाहर है कि अंदर है, अंदर है ना,
मतलब ये जो डी प्रयोग हुआ है जिसमें हमने 6 इलेक्ट्रॉन रखे हैं वो कहाँ का है, अंदर का है, इसलिए हमने क्या लिखा, आंतरिक डी उपकोष। कैसा भरा होता है, आंशिक। अब देखिए इसे हम आंशिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप बताइए डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो आपको पता होगा 10 इलेक्ट्रॉन, जबकि हमने भरा कितना है, 6, तो मतलब ये भरा हुआ नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये आंशिक भरा हुआ है। और जो आंशिक भरे हुए डी उपकोष होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व। अब देखिए एक जरूरी बात है कि जिंक, कैडमियम और Hg को हम संक्रमण तत्व नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, क्योंकि भैया इन सभी का डी क्या होता है, 10 होता है, तो मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में है, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, डी खंड का तत्व। लेकिन इसका डी पूरा भरा हुआ है, इसलिए इसे हम संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। तो इन्हें हम क्या कहेंगे, तो भैया इन्हें हम केवल और केवल डी खंड के तत्व कहेंगे, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। अब देखिए कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं ऐसे, समझते नहीं, हम पढ़ लेते हैं कि डी खंड के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं, मतलब जो डी का है वो संक्रमण है। भैया ऐसा नहीं है, ये देख लीजिए, ये हैं तो डी के, लेकिन इन्हें हम संक्रमण तत्व नहीं कहेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं।